नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आचार्य ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। आज के लेक्चर की शुरुआत एक सुविचार से करेंगे। हार्डवर्क बीट टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट हार्डवर्क। यानी कि साफ साफ है कि अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं तो आप किसी भी टैलेंट को बीट कर सकते हैं। आज का विषय शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन। इसके अंतर्गत हम लोग चर्चा कर रहे थे विद्यालय प्रबंधन के संसाधनों की। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी कि भौतिक संसाधन क्या होते हैं। जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से उस वीडियो को देख सकते हैं। आज बात करते हैं मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधनों का प्रबंधन क्या होता है। सिंपल चीज़ अगर बात करें तो विद्यालय अनेक क्रियाकलापों का केंद्र होता है और इन क्रियाकलापों को करने के लिए अनेक अभिकर्मी नियुक्त किए जाते हैं और प्रत्येक अभिकर्मी यानी अभिकर्मी मतलब कोई एक व्यक्ति विशेष जिसको जो भूमिका जो दायित्व दिया गया होता है उसका वो निर्वहन करना पड़ता है, जिससे क्या होता है विद्यालय की व्यवस्था में सुनियोजित क्रम बनता जाता है। यानी कि संक्षेप में बात करें तो मानवीय प्रबंधन विद्यालय के विभिन्न सदस्यों के बीच कार्य विभाजन के उद्देश्य से स्थापित एक किया गया रचना तंत्र है। इसके तीन घटक होते हैं। तीन घटक कौन कौन से होते हैं? शिक्षक, छात्र और समुदाय। सबसे पहले बात करेंगे शिक्षक की। शिक्षक क्या होता है? शिक्षक मानवीय संसाधन में सर्वाधिक प्रभावी घटक होता है। विद्यालय गतिविधियों में शिक्षक की भूमिका सूचनाओं के आदान प्रदान करने वाले की नहीं अपितु एक ऐसे व्यक्ति की है जो सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है और विद्यार्थी के प्रयासों को अभिप्रेरित करता है। अच्छा, एक अच्छे शिक्षक होने के गुण कौन कौन से हैं इनको भी देख लेते हैं। विषय का समुचित ज्ञान होना चाहिए, सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाना, विद्यार्थियों के प्रयासों को अभिप्रेरित करना, छात्रों के लिए सहयोगी एवं प्रेरक वातावरण का निर्माण करना, कार्य के प्रति समर्पण होना चाहिए, नवाचार का प्रयोग करना, शिक्षण अधिगम सामग्री यानी कि टीएलएम निर्माण में कुशल होना चाहिए, समाज के हर पहलू के प्रति सचेत, सक्रिय और सजग होना चाहिए, छात्रों के प्रति प्रेम, स्नेह और सहानुभूति होनी चाहिए। ये सारे पॉइंट्स हैं, ये शिक्षक के गुण को दर्शाते हैं। अब बात करते हैं छात्र की। छात्र क्या होता है? छात्र शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक प्रमुख घटक होता है। मतलब जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है उसका मेन केंद्र बिंदु क्या होता है? छात्र। विद्यालय का एक मेन केंद्र बिंदु होगा छात्र, और छात्र और शिक्षक एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, छात्र और शिक्षक एक दूसरे के पूरक होते हैं। विद्यालय के अंतर्गत अगर हम बात करें कि मानवीय संसाधनों की, तो छात्रों की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। छात्रों में उनके कार्य का विभाजन किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? बाल संसद का निर्माण करके उसमें प्रत्येक मंत्रालय दिया जाता है, जिससे उस मंत्रालय से, जैसे मान लीजिए आपने दिया अनुशासन मंत्रालय, या आपने दिया स्वच्छता मंत्रालय, या आपने दिया रख रखाव मंत्रालय, तो उसके अंतर्गत बच्चे अपने दायित्व को समझते हैं और उसको आसानी से निर्वहन करते हैं। बच्चों का 100% नामांकन भी होना चाहिए। बच्चे ही एक दूसरे बच्चे को प्रेरित करते हैं स्कूल आने के लिए। विद्यालय में हम कक्षा कक्षा की स्वच्छता, ये सब बच्चों के कार्य होते हैं। शौचालय की स्वच्छता, वृक्षारोपण और उनकी देखभाल, ये इन सभी कार्यों में हम बच्चों का सहयोग ले सकते हैं। अब बात करते हैं समुदाय की। समुदाय क्या है? समुदाय एक सामाजिक समुदाय क्या होता है जिसका प्रयोग हम विद्यालय अंदर क्यों किया जाता है? विद्यालय एक सामाजिक संस्था है जहां सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के उद्देश्य से शिक्षा प्रदान की जाती है। अतः विद्यालय के विकास के लिए समुदाय की भागीदारी अति आवश्यक है। अच्छा, समुदाय प्रबंधन क्या होता है? विद्यालय के हित में समुदाय के व्यक्तियों की यथाशक्ति मदद लेना समुदाय प्रबंधन है। विद्यालय के समुदाय से जोड़ने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया जाता है। अब ये समितियां होती कौन कौन सी हैं, इन पर चर्चा करते हैं। ग्राम शिक्षा समिति। ग्राम शिक्षा समिति, इसका कार्य क्या होता है? कार्य ये होता है कि नामांकन और ठहराव सुनिश्चित करना, विकलांगों, बालिकाओं एवं अपवंचित वर्ग के बच्चों का नामांकन कराना, विद्यालय हेतु भौतिक संसाधन जुटाना, भवन निर्माण एवं मरम्मत करवाना, वित्तीय संसाधनों को जुटाना एवं उसका सदुपयोग सुनिश्चित करना। अच्छा, इसका गठन कैसे किया जाता है? इसका गठन में 3 क्रम होते हैं। पहला, इसका अध्यक्ष ग्राम पंचायत या नगर पंचायत का प्रधान होगा। फिर उसके बाद दूसरा, इसमें 3 सदस्य होते हैं, छात्रों के 3 संरक्षक, एक महिला का होना आवश्यक। यानी कि छात्र जो हमारे विद्यार्थी होते हैं उन्हीं के अभिभावक होंगे जो इसके 3 सदस्य होंगे, जिसमें से एक महिला का होना आवश्यक होता है। सदस्य सचिव क्या होता है? बेसिक स्कूल का
प्रधानाध्यापक, एक से अधिक स्कूल की दशा में वरिष्ठ प्रधानाध्यापक, मतलब इसका सदस्य सचिव कौन होगा? विद्यालय का प्रधानाध्यापक। फिर आता है अभिभावक शिक्षक संघ। अभिभावक शिक्षक संघ जैसे हम लोग बात करते हैं पेरेंट्स टीचर मीटिंग वाला जो होता है, हर माह में एक बार इस बैठक का आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। विद्यालय और अभिभावक के बीच में दूरी को समाप्त करना। जो विद्यालय और अभिभावक के बीच में दूरी बन जाती है उसको समाप्त करना। अभिभावकों को बच्चों की वास्तविक स्थिति से अवगत कराना। शिक्षा के प्रति जागरूक करना। जो अभिभावक अशिक्षित होते हैं उनको शिक्षा के लिए जागृत करना। नामांकन और नियमित उपस्थिति में सुधार करना। प्रत्येक माह में एक बार बैठक का आयोजन किया जाता है। इसके क्रियाकलाप क्या होते हैं? बच्चे के प्रति बच्चे की प्रगति पर चर्चा, बच्चे की शैक्षिक एवं व्यक्तिगत समस्या पर चर्चा कर हल निकालना, विद्यालय में त्योहारों को मनाना तथा ऐसे मौके पर अभिभावकों को आमंत्रित करना, ये इसके क्रियाकलाप होते हैं। फिर आता है मातृ शिक्षक संघ। ऐसी मान्यता है कि पिता की अपेक्षा माँ से बच्चे अधिक नज़दीक होते हैं, इसीलिए बोला भी जाता है कि जो बालक होता है उसका सर्वप्रथम पहली शिक्षक कौन होती है? उसकी माता होती है। इसी उद्देश्य से विद्यालय में मातृ शिक्षक संघ की बैठकें आयोजित की जाती हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है कि बच्चे साफ सुथरे ढंग से विद्यालय आएँ, उनकी वेशभूषा स्वच्छ हो। अब लास्ट बात करते हैं विद्यालय प्रबंधन समिति की, जो इस समय वर्तमान समय में विद्यालय प्रबंधन समिति विद्यालय में सुचारू रूप से चालू है। इसका मतलब क्या होता है? राजकीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार विधेयक 2009 की धारा 21 के प्रावधान के अनुसार विद्यालयों में समुदाय की सहभागिता एवं स्वामित्व बढ़ाने के लिए समिति का गठन अनिवार्य है। इसका उद्देश्य क्या होता है? विद्यालय के क्रियाकलापों को मॉनिटर करना, विद्यालय के कायाकल्प में योगदान देना, माता पिता या शिक्षक सहरूप में अपने बच्चों को उचित साधन सुविधा एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करा सकें, बच्चे की शैक्षिक एवं व्यक्तिगत समस्या पर हल निकालना। इसका गठन क्या होता है? इसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं। एक प्रधानाध्यापक समिति का सचिव होता है, एएनएम पंचायत प्रतिनिधि लेखपाल समिति के एक सदस्य होते हैं और 11 अभिभावक सदस्य होते हैं। पूरी समिति का 50% महिला सदस्य होना अनिवार्य है और 11 में से एक सदस्य को अध्यक्ष तथा दूसरे सदस्य को उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में एक महिला का होना अनिवार्य है। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड डू शेयर लाइक आचार ई लर्निंग।